We were discussing about metastable peak, how it is formed. Let us again consider the instrumentation. आप देखो ये किस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कहाँ पर ये मेटास्टेबल पीक बनती है. फर्स्ट, सोर्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू टारगेट विद द पेरेंट एटम. ठीक है, पेरेंट एटम से टारगेट करने के बाद जो फ्रेगमेंट हुए उनको एसेलेरेट किया जाता है बाय गिविंग एसेलेरेटिंग पोटेंशियल. सो इट इज़ इंडिकेटेड बाय वी. यहाँ पर जो वी लिखा हुआ है, वी का मतलब क्या, एसेलेरेटिंग पोटेंशियल. पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट के बाद क्या बना, पेरेंट आयन बना या डॉटर आयन बने. ठीक है, उनको स्पीड अप करने के लिए हम कौन सा वोल्टेज देते हैं, कौन सा पोटेंशियल देते हैं, एसेलेरेटिंग पोटेंशियल. ठीक है, एसेलेरेटिंग पोटेंशियल के बाद का जो रीजन है इट इज कॉल्ड फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन. ध्यान देना इस पर, इट इज कॉल्ड फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन. तो जो अपने पेरेंट आयन है और डॉटर आयन है उनको एक पर्टिकुलर रीजन में, जिसको फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन कहते हैं, उसमें चलना होता है. उसके बाद उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर में से पास होना होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में, प्लेट्स हैं, प्लस और माइनस चार्ज वाली प्लेट्स हैं, इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर क्या करता है, आयंस जो भी बने उनकी स्पीड को स्पीड अप करता है. उसके बाद आयन सेकंड फील्ड फ्री रीजन, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर उसको अपने आप ही चलना होता है. ये जो बी रीजन है दिस इज कॉल्ड सेकंड फील्ड फ्री रीजन. उसके बाद वो मैग्नेटिक एनालाइजर में जाता है. मैग्नेटिक एनालाइजर के बाद लास्ट में कलेक्टर, और कलेक्टर के बाद रिकॉर्डर. रिकॉर्डर में हमें जो M/E वर्सेस इंटेंसिटी के बेसिस पे हमें ग्राफ मिलता है. ठीक है, अब पहला था सोर्स. मोस्टली हम क्या देखते हैं, सोर्स में पेरेंट से क्या टकराया, इलेक्ट्रॉन टकराया. ठीक है, और क्या बना, पेरेंट आयन बना. ठीक है, पेरेंट आयन से क्या बनते हैं, फर्दर डॉटर आयन और फ्रेगमेंट आयन. कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन में डॉटर आयन बन के वो सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में बनता है. ठीक है, जो आयन सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में बन रहा है हम उसको बोल रहे हैं मेटास्टेबल आयन. अब मेटास्टेबल आयन का मास कितना होगा, वो जरूरी नहीं है डॉटर आयन के बराबर हो. ठीक है, कई बार क्या होता है कि जितने डिफरेंस पेरेंट आयन के मास और डॉटर आयन के मास में होता है उतना ही डिफरेंस जो है मेटास्टेबल आयन के मास में होता है. तो मेटास्टेबल कभी कभी डॉटर आयन भी हो सकता है और कभी कभी डॉटर आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है. क्लियर. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. पहला है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रिएक्शन इस तरह से होती है कि पेरेंट आयन डॉटर आयन बना रहा है. ठीक है, M1 प्लस कैपिटल M1 प्लस इज अ पेरेंट आयन, स्मॉल m1 प्लस इज अ डॉटर आयन, और हम मेटास्टेबल पी को M स्टार से डिनोट कर रहे हैं. वो कहाँ पर होगा, कहाँ उसकी पोजीशन होगी, इट हैज़ अ डिस्टेंस बिलो M1 ऑन द मास स्केल. The distance is approximately similar to the distance that M1 lie below M1. अगर हम मास स्पेक्ट्रम देखते हैं, M/E वैल्यू देखते हैं, तो M/E वैल्यू जितनी M1 से, ठीक है, जितनी M1 की होगी उतनी कम M1 से स्मॉल m1 की, उतनी ही कम जो है वो मेटास्टेबल पीक की होती है. सेकंड है कि इसकी अबंडेंस क्या होगी. The relative abundance of the metastable peak is often of the order of 10⁻⁻² or less compared to the abundance of the parent or the daughter ion in 70 electron volt spectrum. मोस्टली हमने देखा था कि हम कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल देते हैं, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है वो टारगेट रखते हैं पेरेंट एटम के लिए, जिससे वो फर्दर पेरेंट आयन और डॉटर आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाता है. ठीक है, तो जो मेटास्टेबल पीक है उसकी अबंडेंस बहुत कम होती है एंड द ऑर्डर इट इज 10⁻². इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो पहले रीजन में हो जाता है, जिसको अपन बोले फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन. फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन कौन सा था, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, टारगेट के बाद जो पोटेंशियल अप्लाई किया था, एसिलेटिंग पोटेंशियल, उसके बाद का जो रीजन था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर में जाने से पहले वाला रीजन था, इट इज कॉल्ड फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन. तो सेकंड स्टेट तक, सेकंड फील्ड फ्री रीजन तक जाते जाते आयनों का नंबर बहुत कम होता है, कई बार नेग्लिजिबल, कुछ केसेस में हमें मेटास्टेबल पीक मिलती है, कुछ केसेस में नहीं मिलती है, क्योंकि जो आयन है सेकंड फील्ड फ्री रीजन से जाने में पहले ही उनका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इसलिए इसकी जो अबंडेंस होती है बहुत कम होती है.
So the relative abundance of metastable peak is often of the order of 10⁻² or less compared to the abundance of the parent or daughter ion in 70 electron volt spectrum. स्टार्टिंग में हम क्या दे रहे हैं, हम पेरेंट लिया, पेरेंट से हम क्या बना रहे हैं, डॉटर आयन. तो डॉटर आयन के लिए जब हम एसिलेटिंग पोटेंशियल 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख रहे हैं तो उस केस में 99% पेरेंट से जो फ्रेगमेंट आयन डॉटर आयन का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है. तो हाउ दिस मेटास्टेबल पीक इज फॉर्म्ड, इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से. सो कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेबल पीक इन द स्पेक्ट्रम ऑफ पी अमीनो एनिसोल. आप ये देखो, ये क्या पी अमीनो एनिसोल है, जिसमें बेंजीन में एक तरफ NH2 लगा हुआ है, दूसरी तरफ OCH3 ग्रुप. So this is called p amino anisole. So in this case the parent or molecular ion appear at m/e123. So this is the molecular mass of p amino anisole. Suppose the fragmentation of parent ion into the daughter ion, you can see due to the loss of methyl radical. So in the case of loss of methyl radical, there is a loss of 15 mass unit takes place in between the electrostatic and magnetic analyzer, that is in the second field free region. The position of the metastable peak can be calculated as follow. बात समझ में आई? ये क्या है 123, ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, पी अमीनो एनिसोल का. पी अमीनो एनिसोल से क्या बना हमारा, ये जो डॉटर आयन बना, इसका मास है 108. 123 और 108 में कितना डिफरेंस हुआ, 15 मास यूनिट का, 15 मास यूनिट का. तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ M1 प्लस आयन, ये कहाँ होता है, इट इज टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक एनालाइजर. ठीक है, इन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक एनालाइजर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड फील्ड फ्री रीजन बोल रहे हैं. तो द पोजीशन ऑफ द मेटास्टेबल पीक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मेटास्टेबल पीक इज, जो M स्टार क्या इंडिकेट करा है, इट इज मेटास्टेबल पीक. दिस इक्वल टू M1 स्क्वायर है ना, M1 स्क्वायर it is the daughter ion, M1 square upon M1. Now what is the mass of M1? M1 means ये जो daughter ion है या fragment ion, इसका मास कितना 108. हमें क्या करना होता है, इसका स्क्वायर करना होता है, M1 square upon M1. So M1 square is 108 into 108 divided by 123. So it will be almost around 94.8. So 94.8, this is the mass of metastable peak. अब आप देखिए कि M1 से जो स्मॉल m1 में डिफरेंस कितना है, 123 से 108, इट इज़ ऑलमोस्ट 15, और 108 से 94.8 में डिफरेंस कितना है, इट इज़ ऑलमोस्ट 15. तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम मास डिफरेंस है ना, से क्या होता है कि M/E स्केल पर लगभग सेम पोजीशन में, जितना डिफरेंस कैपिटल M1 का स्मॉल m1 से, उतना ही डिफरेंस M1 का M स्टार से होता है. या हम कह सकते हैं कि जितना डिफरेंस पेरेंट आयन का फ्रेगमेंट आयन से होता है, सेम उतना ही डिफरेंस फ्रेगमेंट आयन से मेटास्टेबल आयन का होता है. सो वी सी दैट द पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल पीक 94.8 बिलो M1 प्लस आयन 108 इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज M1 आयन इज बिलो M1 प्लस 123 ऑन द मास स्केल विच इज लीनियर. सो क्लियर? सो यू कैन सी इन द M/E वैल्यू मेटास्टेबल पीक के 94.8, इससे नीचे क्या है, इससे 108. So this 108 is approximately the same as M1 ion is below M1 plus 123. Means 123 का जितना डिफरेंस 108 के साथ है, उतना ही ऑलमोस्ट डिफरेंस 108 का 94.8 के साथ है. So you can see the position of the metastable peak due to the following fragmentation in the second field free region can also be determined. इस तरह से हम मेटास्टेबल पीक को, जो कि सेकंड फील्ड फ्री रीजन के अंदर बन रही है, हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा है कि कई बार जरूरी नहीं है कि जो हमारा डॉटर आयन M1 प्लस आयन से हमें मेटास्टेबल पीक मिल रही है. कई बार क्या होता है, इसका फर्दर डिसोसिएशन हो जाता है, जैसे M1 प्लस का फर्दर डिसोसिएशन हो रहा है, और क्या मिल रहा है हमें, C5H6N मिल रहा है. सो इट इज़ M2 प्लस. तो ये यहाँ तक गया सेकेंड फील्ड फ्री रीजन तक. उसके बाद सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में मीन्स मैग्नेटिक एनालाइजर्स में पहुँचने से पहले इसका फर्दर डिकम्पोजिशन हुआ, और कौन सा एन बनता है, C5H6N बनता है, and it is indicated by M2 plus. And you can see here the molecular mass of M2 plus is 80. और यहाँ पे आप देखो M1 प्लस का मॉलिकुलर मास कितना, 108. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आयंस दे रखे हैं कि M1 प्लस का ये फ्रेगमेंटेशन हुआ, इट इज M2 प्लस, यू हैव टू फाइंड आउट द मेटास्टेबल पीक. आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, M स्टार इक्वल टू M1 स्क्वायर अपॉन M1, या M स्टार इक्वल टू जो डॉटर आयन का स्क्वायर अपॉन पेरेंट आयन का स्क्वायर.
सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि डॉटर आयन क्या है यहाँ पर, दिस इज द 108 वाला, ठीक है। यहाँ पर डॉटर आयन इट इज एक्ट एज ए पेरेंट आयन, तो हम यहाँ पर कैपिटल M1 की जगह क्या लेंगे 108, और जो हमने स्मॉल m1 लिया था उसकी जगह m2 प्लस का मास लेंगे। सो इट इज m स्टार इक्वल टू 80 into 80 अपॉन 108 एंड दिस इज द 59.2। तो आप देख सकते हैं कि जितना डिफरेंस 108 का 80 के साथ है उतना ही डिफरेंस 80 का 59.2 के साथ है, ऑलमोस्ट सिमिलर। अब एग्जाम्पल से समझिए, कंसिडर द मास स्पेक्ट्रम ऑफ टॉल्यून, ठीक है। टॉल्यून का मास स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर टू स्ट्रॉन्ग पीक एट m/e 91 एंड एट m/e 65 आर फॉर्म्ड। दो पीक बनती है, एक बन रही है 91 पर, दूसरी बन रही है 65 पर। द पीक एट m/e 91 इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोलियम कैटायन, जो कि स्टेबल होता है, विच loses a molecule of acetylene 26 mass unit to give C5H5 plus m/e equal to 65। क्लियर। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो किसका मास स्पेक्ट्रम, टॉल्यून का। टॉल्यून से बन रहे दो आयन बन रहे, एक का मास है 91 और दूसरे का 65। तो जो ट्रोपोलियम आयन है 91 वो स्टेबल है, और वो उसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है, वो एसिटाइलिन लूज करता है जिसका मास 26 है, और इसके बाद वो स्टेबल आयन देता है C5H5 प्लस m/e 65। आप देख सकते हैं दिस इज दी 91 m/e 91, ठीक है। अब हमें क्या मिला लास्ट में, हमारा जो आयन है C5H5 प्लस मिला। तो टॉल्यून से क्या मिला, बेंजाइल कैटायन। सबसे हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, पेरेंट हमारा टॉल्यून है, टॉल्यून से बना बेंजाइल कैटायन। बेंजाइल कैटायन का रीअरेंजमेंट हुआ एंड रीअरेंजमेंट से बना दिस इज ट्रोपोलियम कैटायन। Benzyl cation on rearrangement gives troponium cation whose mass is 91, and this troponium cation loses acetylene C2H2, ठीक है, जिसका कि मास कितना है 26 मास यूनिट, एंड इट गिव्स C5H5 प्लस जिसका मास है m/e 65। So suppose the transition C7H7 plus 91 to C5H5 plus 65 occur in the second field free region, then a metastable peak is formed. The position of the broad metastable peak is determined as, आप कैसे position determine करोगे, applying same formula m star equal to m1 square upon m1। यहाँ पर जो डॉटर आयन है वो क्या है अपना 65 वाला आयन, 65 into 65, this is the daughter ion, and divided by 91, and the metastable peak का mass है it is 46.4। So in the case of toluene, metastable peak appear at 46.4 in the mass spectrum. What is the importance of metastable peak? कैसे ये स्पेक्ट्रम की कैरेक्टराइजेशन में हेल्प करती है। The metastable peak in the mass spectrum greatly contribute in the structural elucidation। कुछ केसेस में हमें, जैसा कि मैंने बोला था, जरूरी नहीं सारे केसेस में मेटास्टेबल पीक मिले, तो जो मेटास्टेबल पीक मिल रही है वो अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड। किस कंपाउंड की कौन सी पोजीशन में मेटास्टेबल पीक फॉर्म होगी ये फिक्स है। जैसे आपने टॉल्यून लिया तो टॉल्यून के लिए 46.4 मास स्केल पर या मास स्पेक्ट्रम पर आपको मेटास्टेबल पीक मिल रही है। So from the position of the parent ion and the daughter ion, the position of the metastable peak ion is calculated as above and confirmed in the spectrum under examination. So you can see in the spectrum of toluene, the formation of less intense metastable peak at 46.4 tends to weight of the structure of toluene. तो हमें टॉल्यून का हमने मास स्पेक्ट्रम लिया, मास स्पेक्ट्रम हम देखते हैं कि ब्रॉड सी पीक अराइज हो रही है 46.4 पोजीशन पर। सो दिस इज द मेटास्टेबल पीक। तो मेटास्टेबल पीक को देखकर पता लग जाएगा कि जो स्पेक्ट्रम है किसका है, टॉल्यून का। सो यू कैन सी दिस दैट इट इज ड्यू टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ C7H प्लस आयन, जिसको हम ट्रोपोलियम कैटायन बोल रहे थे, टू C5H प्लस आयन इन द सेकंड फील्ड फ्री रीजन। जहां भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है सेकंड फील्ड फ्री रीजन में हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, द पीक फॉर्म इज कॉल्ड मेटास्टेबल पीक। सो सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेबल पीक एट द एक्सपेक्टेड पोजीशन ऑफ द सस्पेक्टेड कंपाउंड, दिस गिव्स द वेट ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड, एंड बाय द वेट वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाई मेटास्टेबल पीक आर ब्रॉडेंड। जब आप मास स्पेक्ट्रम देखते हो तो बाकी जो पीक्स है वो शार्प होती है, लेकिन जो मेटास्टेबल पीक होती है वो चौड़ी होती है, ब्रॉडेंड होती है। सो व्हाई दिस मेटास्टेबल पीक्स आर ब्रॉडेंड,
So the reason of this is broadening of the metastable peak is the possibility that some of the excitation energy leading to bond capture may be converted into additional kinetic energy. तो कई बार क्या होता है कि सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में क्या हो रहा है, फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है. फर्दर फ्रेगमेंटेशन के लिए जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होती है डॉटर आयन के पास, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है एज ए ब्रॉड पीक. So this is the reason that why the broadened peak of metastable compound is obtained compared to the other daughter ion or fragment ion. So in the case of daughter ion and fragment ion you get sharp peak, but in the case of metastable ion you get broadened peak. Next is the nitrogen rule. So nitrogen rule कैसे find? So many signal peak can be ruled out as a possible molecular and simply on the ground state of the resonable structure requirement. आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन रूल है ना, नाइट्रोजन रूल क्या बता रहा है कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मिल रहा है वो ऑड है या इवन है. तो नाइट्रोजन रूल इज ऑफन हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड. इट स्टेट दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ इवन नंबर मॉलिक्यूलर मास मस्ट कंटेन नो नाइट्रोजन एटम. अगर जो मास है वो कौन सा इवन नंबर, तो इवन नंबर तो जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट हो. सो इट स्टेट दैट मॉलिक्यूल ऑफ इवन नंबर मॉलिक्यूलर मास मस्ट कंटेन नो हाइड्रोजन एटम और एन इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम. इवन मॉलिक्यूलर मास है तो नाइट्रोजन एटम हो भी सकता है, अगर है तो वो इवन नंबर में, और ये भी हो सकता है कि वो ना हो. एन ऑड नंबर मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम. अगर जैसे 155 है सपोज मास, इट इज अ ऑड, तो ऑड है इसका मतलब नाइट्रोजन एटम उसके अंदर प्रेजेंट है. और इवन है सपोज 156 है, उस केस में नाइट्रोजन एटम हो भी सकता है और नाइट्रोजन एटम नहीं भी हो सकता है. तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है. तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है नाइट्रोजन रूल, कि आप मॉलिक्यूलर मास अगर आपने m/e वर्सेस इंटेंसिटी वाले स्पेक्ट्रम स्टडी किया और जो पेरेंट आयन आ रहा है उसका जो मास है वो ऑड आ रहा है, ठीक है, ऑड आ रहा है इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है. और इवन आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और अगर है तो वो इवन नंबर में प्रेजेंट है. So listen once again. It states that a molecule of even number molecular mass must contain no nitrogen atom or an even number of nitrogen atom. An odd number molecular mass require an odd number of nitrogen atom. So this rule hold good for all compounds containing carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and halogen. तो इस तरह से हम इस रूल को ऐसे कंपाउंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है. तो हमें क्या बताता है नाइट्रोजन रूल, कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है सिंगल बॉन्ड का वो क्या दे रहा है हमें, ऑड नंबर आयन दे रहा है, ठीक है. सो दिस रूल स्टेट दैट फ्रेगमेंटेशन एट अ सिंगल बॉन्ड्स गिव एन ऑड नंबर्ड आयन फ्रेगमेंट फ्रॉम एन इवन नंबर्ड मॉलिक्यूलर आयन. इवन नंबर मॉलिक्यूलर आयन जैसे सिंगल बॉन्ड सी है, उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ तो हमें क्या मिलेगा, सी मिला, सो सी ऑड हो जाएगा. सिमिलरली एन इवन नंबर फ्रेगमेंट, अगर इवन नंबर आयन का फ्रेगमेंट हो रहा है रिजल्ट फ्रॉम एन ऑड नंबर मॉलिक्यूलर आयन, तो हम इससे क्या देख सकते हैं कि फ्रेगमेंट आयन मस्ट कंटेन ऑल द नाइट्रोजन एटम ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन. फ्रेगमेंटेशन इस तरह से हो रहा है कि मॉलिक्यूल के पास जितने भी नाइट्रोजन एटम है अगर वो फ्रेगमेंट आयन के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो नाइट्रोजन रूल है वो इस केस में एप्लीकेबल है. सो जस्ट टू एक्सप्लेन द नाइट्रोजन रूल वी टेक एग्जांपल ऑफ नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन के अंदर देखो एक नाइट्रोजन है C6H5NO2. इसका जो सिग्नल है, सिग्नल ऑफ फॉर मॉलिक्यूलर आयन अपीयर एट m/e 123. इसका सिग्नल है कहाँ पे मिल रहा है, m/e 123 पे मिल रहा है. एट ऑड नंबर मॉलिक्यूलर मास, सिंस द कंपाउंड कंटेन ओनली वन ऑड नंबर नाइट्रोजन एटम, two important ion fragment which are formed in the mass spectrum of this compound are NO2 plus at m/e 46 and NO plus at m/e 30. So both these fragment ion appear at even mass number. Clear or not? दोबारा सुना इसका एग्जाम्पल. आपने क्या लिया, नाइट्रोबेंजीन लिया, इसका जो मॉलिक्यूलर आयन है कहाँ पर होगा, 123 पे. 123 का कौन सा नंबर है, ऑड है, ठीक है. सो ये क्या, ऑड नंबर मॉलिक्यूलर मास. अब कंपाउंड के पास सिर्फ एक नाइट्रोजन है, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन, C6H5NO2 के अंदर. टू इंपॉर्टेंट आयन फ्रेगमेंट विच आर फॉर्म्ड इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड. दो तरह के फ्रेगमेंटेशन हो सकते हैं. पहला तो हो सकता है कि C6H5NO2 इस तरह से ब्रेक हो कि NO2 प्लस मिले और C6H5 मिले. दूसरा क्या हो सकता है कि हमें NO प्लस मिले और C6H5O मिले.
अब अगर NO2 प्लस का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो पीक आ रही है M/46 पर, और NO प्लस का फ्रेगमेंट हो रहा है तो ये आ रही है पीक आ रही है 30 पर। सो बोथ दीज फ्रेगमेंट एंड अपेयर एट इवन मास नंबर। अभी देखिए 46 और 30, ये कहाँ पर हुआ है, इवन नंबर। तो आप देखो यहाँ पर मास नंबर ऑड है 123 है ना, 123 ऑड से हमें क्या मिल रहा है, इवन फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, और हमारा मास नंबर इवन है तो इवन से क्या मिल रहा है, ऑड फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, इसको दो सेकेंड एग्जाम्पल से समझिए इसको। Consider the mass spectrum of here. This is a 2,4-dinitrophenol, 2,4-dinitrophenol, 2,4-dinitrophenol। इसके अंदर दो NO2 ग्रुप है, 2,4-dinitrophenol। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल है वो कितने कितने पे अपेयर होता है, 184 पे अपेयर होता है। सो द फ्रेगमेंट आयन अपेयर एट M+H 183, 184 से हमें क्या मिला, 183 ना। अब इसका फ्रेगमेंटेशन इस तरह से हो रहा है कि हमें 183 है ना, 183 किसका है, यहाँ पे देखो 183 किसका है, मॉलिक्यूलर मास M+H, यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल ड्रॉ करिए आप, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर 2 पोजीशन पर NO2 और 4 पोजीशन में NO2। ठीक, इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला है, या हम कह सकते हैं सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ। एक हाइड्रोजन रिमूव होने से जो आयन बना उसका मास कितना हुआ, 184 की 183 हो गया। अब इससे 2 नाइट्रोजन रिलीज हो रहे हैं, एक नाइट्रोजन का कितना है N2, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 14, 2 नाइट्रोजन रिलीज हो रहे हैं 28। तो आप 184 में से 28 माइनस करिए, क्या आएगा 155। 2 N2 रिलीज होने के बाद जो फ्रेगमेंट बनता है इट इज M प्लस ना, M+HCO। So we see that fragment ion containing both the nitrogen atom appear at odd mass number। दोनों नाइट्रोजन एटम किसके पास है, 183 के पास है, और नाइट्रोजन एटम रिलीज हो गई तो किसके पास है, ये 155। So we see that fragment ion containing both the nitrogen atom appear at odd mass number। This prove the validity of nitrogen rule। तो यहाँ पर आप देखो, पहले एग्जांपल हमने नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन का जो मॉलिक्यूलर आयन था 123, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट थी तो इसका मॉलिक्यूलर मास ऑड था। ठीक है, इसी तरह से 2,4-डाइनाइट्रो बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, 180 थी, तो दोनों ही ऑड है, 183 और 123। तो दोनों ही क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपाउंड के पास या कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यही है नाइट्रोजन रूल। फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास स्पेक्ट्रम, यूवी एंड NMR, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे और किस तरह से ये जो है जो हमारे स्पेक्ट्रम इल्यूसिडेशन में हेल्प करता है, ये आप इसको आसानी से देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन रूल, और मेटास्टेबल पीक क्या होती है, नाइट्रोजन रूल क्या होता है।